A very good morning to all of you. ASM Public School welcomes you all in today's English class. Myself Maninder going to teach you today Unit 4th poem Crying. Students, open your book, page number 58 and let's start reading. Crying is a very short poem. Crying जो है एक बहुत ही छोटी सी poem है. In this poem, the poet Galway Kinnell, इस पोएम के पोइट कौन है? गैलवे किनेल. वो हमें क्या बताते हैं? दैट सम टाइम वी फील सैड, सम टाइम वी फील हैप्पी एंड सम टाइम वी फील लाइक क्राइंग. कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम बहुत ही सैड होते हैं और कई बार क्या होता है, वी फील, हमारी इमोशंस कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हमें ये लगता है कि मुझे रोना आ रहा है. तो उस टाइम में, उस कंडीशन में, उन इमोशंस में हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में पोएट हमें बता रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. क्राइंग ओनली अ लिटिल बट इज नो यूज, कि थोड़ा सा रोना किसी भी काम का नहीं है. यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड, कि तुम्हें कब तक रोना चाहिए? जब तक कि तुम्हारा पिलो सोक्ड मीन्स पूरा गीला ना हो जाए, कंप्लीटली वेट ना हो जाए. देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश, कि जब तुम्हारा पिलो गीला हो जाए तुम इतना रो लो, एनफ रो लो. उससे क्या होगा? तुम्हारी जो इमोशंस हैं, व्हेन यू फील समथिंग लाइक क्राइंग, तो वो जो इमोशंस है रोने के बाद में बहुत ही ज्यादा तुम क्या फ्री करोगे? फील फ्री. बहुत ही अच्छा फील करोगे, फ्री फील करोगे, बहुत ही हल्का महसूस करोगे खुद को. तो उस टाइम में तुम क्या करना चाहोगे? तुम्हें क्या करना चाहिए? शावर लेना चाहिए. नहा करके बहुत ही अच्छे से स्प्लैश स्प्लैश कर सकते हो, पानी में खेल सकते हो तुम. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही सेज देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, फिर तुम क्या कर सकते हो? तब तुम अपने रूम की विंडो को ओपन करके एंड हा 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 क्या कर सकते हो? जोर से हंस सकते हो. एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और अगर लोग वहां तुमसे पूछें कि क्या हो रहा है, हा हा सिंग बैक, तुम वापस हंसते हुए गाते हुए बोलो हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर एंड आई वेप्ट इट हा हा, कि मेरी जो हैप्पीनेस है, मेरी जो खुशी है वो कहाँ छुपी हुई थी? मेरे लास्ट आंसू में, लास्ट टीयर में मैंने उसको बहा दिया. आई वेप्ट इट, मैंने आंसू बहा करके उसको बाहर निकाल लिया. किसको? मेरी हैप्पीनेस को. देन हा हा पोइट सेज कि समटाइम्स जब आपको लगे कि आपको रोना आ रहा है तो आपको रो लेना चाहिए. उससे क्या होता है? वी फील फ्रेश, वी फील हैप्पी. अंडरस्टैंड? That's all for the poem. पोएम में इतना ही था. Read it again and enjoy it. After this, open your English grammar book, chapter 4th, page number 15, subject and predicate. And let's start grammar practice. Warm up exercise. Use a vertical line to separate these sentences into subject and predicate. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, आपने जो प्रीवियस क्लासेस में किया होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के में काम को करने वाला या सेंटेंस जिसके बारे में दिया हो वो होता है सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. लाइक फर्स्ट इज सिद्धार्थ इज अ गुड बॉय, द सेंटेंस इज अबाउट सिद्धार्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ के बाद में हमें क्या करना है? वर्टिकल लाइन लगानी है. सेकेंड, धनराज इज राइटिंग अ लेटर, धनराज वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट इज धनराज, सो पुट वर्टिकल लाइन आफ्टर धनराज. थर्ड, द किटन स्लेप्ट इन द बास्केट, सब्जेक्ट इज द किटन. फोर्थ, डैड बॉट अ न्यू कार yesterday, डैड इज सब्जेक्ट, सो पुट अ वर्टिकल लाइन here. Others do yourself. Now come to introduction part. Here it is. All sentences are made of two parts, कि जो भी sentences होते हैं वो कितने parts के बने होते हैं? two parts के होते हैं. किसी भी sentence के two parts होते हैं. कौन कौन से होते हैं? Subject and predicate. The subject is who or what the sentence is about. Subject कौन होता है? जिसके बारे में sentence होता है. And the predicate tells us about the subject. और predicate क्या होता है? जो हमें subject के बारे में बताता है. The subject usually comes before verb. Subject कहाँ आता है सेंटेंस में? ज्यादातर verb के पहले. For example, रवि plays football. इस जो सेंटेंस है इसमें verb कौन सी है? Plays.
और सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, रवि कहाँ आ रहा है, वर्ब से पहले। इन द सेम वे माया लिव्स इन मुंबई, लिव्स इज द वर्ब, सब्जेक्ट इज माया। अंडरस्टैंड? यूजुअली क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ आता है सेंटेंस में, वर्ब से पहले। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। However, in some sentences, the subject does not come before the verb. अभी हमने पढ़ा लास्ट पेज पर कि जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ आता है, यूजुअली वर्ब से पहले। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले नहीं आता। लेट्स स्टडी अबाउट देम। अब हम उनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपने पढ़ा था, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट कहाँ आता है, आफ्टर द वर्ब। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज जेम्स, इज के बाद में जेम्स, जेम्स इज द सब्जेक्ट। वट आर यू डूइंग, यू इज द सब्जेक्ट हेयर। In next, in interrogative sentences containing two verbs, the subject comes between the two verbs. यहाँ पर जिन sentences में टू verbs दी हों, एक helping verb और एक main verb, तो subject कहाँ आता है, दोनों के बीच में, in the middle. Have you seen? Would you like? Are you doing? Understand? To find out the subject, rewrite the question as a statement. कि अगर हमें सब्जेक्ट का फिर भी पता नहीं चले तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाकर लिखना चाहिए। तो हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। डिड यू वॉच द मैच, यू वॉच द मैच, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मीन्स उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें पहले से सब्जेक्ट जो होता है नहीं दिया जाता, हमें पुट करना पड़ता है। और हमेशा क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। अंडरस्टैंड? प्लीज पास द साल्ट, यू। पुट द फ्लावर्स इन द वेस। क्लास में भी टीचर्स बोलते हैं ना, डू योर वर्क ऑन टाइम, तो डू किसको बोला जाता है, डू यूर वर्क, इट मीन्स यू को बोला जाता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन विच स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर गिवन। द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट। कहाँ आता है, वर्ब के पहले। हाउ अमेजिंग दीज चिल्ड्रन आर, इसको भी अगर हम स्टेटमेंट बनाए तो क्या बनेगा, दीज चिल्ड्रन आर अमेजिंग। देयर हेयर इज सेंटेंसेस। कुछ ऐसे भी होते हैं सेंटेंसेस जो या तो देयर से स्टार्ट होते हैं या हेयर से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें सब्जेक्ट क्या होता है। इन सेंटेंसेस विच बिगिन विथ देयर और हेयर द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब। उनमें क्या होता है, जो देयर इज या देयर आर वर्ब जो दी होती हैं उनमें आर इज के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज ए। ज्वाइन ईच सब्जेक्ट विद द करेक्ट प्रेडिकेट। स्टूडेंट्स, हियर टू कॉलम्स आर गिवन इन विच वन इज द सब्जेक्ट एंड द अदर कॉलम प्रेडिकेट। द बुक, तो इसका क्या आ जाएगा, ई में देखो, इज ऑन द टेबल, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द बुक इज ऑन द टेबल। In the same way, the sun, F, is shining brightly. Barking dogs seldom bite. Others, do yourself. Now come to book exercise B. Identify the subject in these sentences. Sentences दिए हुए हैं, इनमें आपको subject को identify करना है। Come here. Come here is a imperative sentence. तो इसमें हमें इम्प्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, तो क्या आ जाएगा, यू। शी सेंग अ सॉन्ग, सब्जेक्ट इज शी। देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप। ने पढ़ा था ना कि देयर इज और हेयर इज वाले सेंटेंसेस में वर्ब के बाद वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट इज अ फ्लाई। 5 नंबर, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। देयर इज के बाद में जो नो प्लेस है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अदर्स, डू योर सेल्फ। रिवाइज योर चैप्टर वेल, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम
एंड लर्न ऑल्सो। आपको अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद में लर्निंग भी करनी होती है। अंडरस्टैंड? बाय बाय, हैव अ नाइस डे।